मैं डॉक्टर इरशाद अली खान साचार राजनीति विज्ञान विभाग राज के बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम जर्मी बेंथम के जीवन परिचय और उसके कृतित्व का अध्ययन करेंगे। यानी कि बेंथम का नाम राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उपयोगितावाद के सिद्धांत में प्रमुख और व्यक्तिवाद या उदारवाद के समर्थक एक उच्च कोटि के नैतिकतावादी, महान सुधारवादी, बुद्धिवत्ता और यथार्थवादी विचार के रूप में किया जाता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की महत्वपूर्ण देन उपयोगितावाद का सिद्धांत। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका मूलभूत आधार सुखवाद है। इसका मौलिक आधार यह है कि मनुष्य हमेशा सुख चाहता है, इसलिए मनुष्य सुखों की ओर तथा दुखों से दूर भागता है। तथापि यद्यपि बेंथम से पूर्व डेविड ह्यूम, रिचर्ड कैम्बरलैंड, फ्रांसिस हचेसन, प्रिस्टले आदि विचारकों ने उपयोगितावाद के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे, किंतु बेंथम ने उपयोगितावाद को क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। अतः बेंथम उपयोगितावाद का मुख्य प्रतिपादक है। बेंथम ने के अनेक प्रयासों से उपयोगितावादी नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा राजनीति का प्रमुख सिद्धांत बना दिया। बेंथम केवल उपयोगितावाद के ही जनक नहीं थे, अपितु उनकी पहचान एक सुधार के रूप में भी की जाती है। उन्होंने उस समय ब्रिटेन में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर कड़े प्रहार करते हुए उनमें व्यापक सुधार लाने हेतु सुधार योजना प्रस्तुत की। हेनरी मैन ने कहा कि बेंथम के समय के बाद जितने भी कानून सुधार किए गए उनमें कोई भी ऐसा नहीं जिसमें बेंथम का प्रभाव ना हो। इस प्रकार आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अंतर्गत सामाजिक सुधार, न्याय व्यवस्था में सुधार, जनसाधारण तथा विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के निमित्त राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक और जीवन के अन्य क्षेत्रों में सुधार लाने की भावना के विकास में सामान्यतः समस्त मानवता बेंथम की ऋणी है। जर्मी बेंथम के बारे में हैजलिट कहता है कि बेंथम का नाम इंग्लैंड में बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, यूरोप में इससे अधिक व्यक्ति जानते हैं, किंतु चिली के मैदानों में और मैक्सिको के खानों में उसका नाम सबसे अधिक लोग जानते हैं। यानी कि बेंथम का जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का पिता भी कहा जाता है, किंतु इस विचारधारा की परंपरा बेंथम से बहुत पुरानी है। यद्यपि उपयोगितावाद का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ, फिर भी एक विचारधारा के रूप में वह बहुत पुराना है। प्राचीन यूनान में एरिस्टियस और एपिक्यूरियन दार्शनिकों का दृष्टिकोण सुखवादी ही था। प्राचीन भारत में चारवाक संप्रदाय के लोग भी सुखवाद में विश्वास रखते थे। खाओ, पियो और मौज उड़ाओ, यानी ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, ये इन सभी के जीवन का सार तत्व था। इन संप्रदाय के लोगों का यह कथन उल्लेखनीय है कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेकर भी घी पियो। यानी कि आधुनिक युग में जॉन लॉक, डेविड ह्यूम ने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में इसके मौलिक सिद्धांतों का विकास किया था। रिचर्ड कैम्बरलैंड ने अपने निबंधों में लोक कल्याण को उच्चतम भलाई मानने का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए इस विचारधारा को स्वीकार किया था। सन 1755 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी फ्रांसीसी हैचसन ने उपयोगितावादियों के मूल मंत्र अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के सुप्रसिद्ध सूत्र का पहली बार प्रयोग किया था। बेंथम ने यह स्वीकार किया कि उसने फ्रेंच दार्शनिक हेल्वेटियस, जो 1715-1773 में था, से इस सिद्धांत को सीखा था कि राज्य को अधिकतम संख्या के अधिकतम हित के संवर्धन का कार्य करना चाहिए। प्रिस्टले के एक लेख से भी बेंथम को प्रेरणा मिली। वस्तुतः अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख संबंधी प्राचीन सिद्धांत को शास्त्रीय और व्यवस्थित रूप देने का, राजनीति के क्षेत्र में इसे लागू कर लोकप्रिय और प्रभावशाली विचारधारा बनाने का श्रेय बेंथम को है। अतः इस कारण से कई विद्वान इसे बेंथमवाद के नाम से भी पुकारते हैं। जर्मी बेंथम 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन उपयोगितावादी सिद्धांत
था। उपयोगितावाद का नैतिक सिद्धांत है जिसका आधार सुखवाद है। इसका मौलिक मंतव्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद तथा सुख प्राप्त करने की है। सुख दुख का मापदंड उपयोगिता है। उपयोगितावाद का प्रबल प्रतिपादक जर्मी बेंथम ने किया। बेंथम से पूर्व डेविड ह्यूम, रिचर्ड कैम्बरलैंड, फ्रांसिस हेचसन, प्रिस्टले आदि विचारकों ने उपयोगितावाद संबंधी अपने विचार प्रकट किए थे। ह्यूम ने मनोविज्ञान में इसके मौलिक सिद्धांतों का विकास किया था। कैम्बरलैंड ने सामान्य कल्याण को उच्चतम भलाई माना था। हैचसन ने सर्वप्रथम अधिकतम संख्या अधिकतम सुख के वाक्य का प्रयोग किया था। किंतु बेंथम ने विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए उपयोगितावादी सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में पिरोया। अतः बेंथम ही उपयोगितावाद का जनक तथा प्रतिपादक कहलाता है। इस सिद्धांत को एक तर्कसंगत और व्यवस्थित विचारधारा के रूप में ढालने का श्रेय बेंथम को है। अतः इसे बेंथमवाद भी कहते हैं। बेंथम ने ही उपयोगितावाद को एक सुव्यवस्थित राजदर्शन का रूप दिया। उसके हाथों में पढ़कर उपयोगितावाद नैतिकता के सिद्धांत को छोड़ राजनीति का प्रमुख सिद्धांत बना। बेंथम न केवल उपयोगितावाद का जनक था अपितु वह एक क्रियात्मक सुधारक भी था। उसने उस समय की सामाजिक बुराइयों की ओर ध्यान खींचा, जनता के हित के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिए प्रबल आंदोलन किया और अनेक क्षेत्रों में सुधार का सूत्रपात किया। हेनरी मैन ने उचित कहा है कि बेंथम के समय के बाद जितने भी कानूनी सुधार किए गए उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें बेंथम का प्रभाव न हो। वस्तुतः आधुनिक काल की लोक कल्याण राज्य की धारणा के अंतर्गत सामाजिक सुधार, न्याय व्यवस्था में सुधार, जनसाधारण और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के निमित्त राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में सुधार लाने के भावना का विकास में समस्त मानवता बेंथम की ऋणी है। प्रोफेसर डाइसी ने इस विधि का प्रथम और महानतम दार्शनिक कहकर पुकारा। लंदन टाइम्स के शब्दों में मरणोपरांत भी एक उदार निरंकुश की तरह ब्रिटेन की राजनीतिक गतिविधियों को वह यानी बेंथम प्रभावित करता रहा। एबेंस्टीन के अनुसार ब्रिटिश संस्थाओं के स्वभाव को परिवर्तित करने में बेंथम की देन अतुलनीय है। सौभाग्य से बेंथम को कुशल अनुयायी मिले जिन्होंने उसके द्वारा प्रतिपादित एवं परिष्कृत किए हुए उपयोगितावाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जिनमें मिल और रिकॉर्डो उल्लेखनीय है। बेंथम ने स्वयं कहा है कि मैं मिल का आध्यात्मिक पिता था और मिल रिकॉर्डो का आध्यात्मिक पिता था, अतः रिकॉर्डो मेरा पुत्र था। बेंथम के जीवन परिचय यानी कि जर्मी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में लंदन के एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ था। उसके पिता और पितामह उस समय के श्रेष्ठ कानूनविद थे। उनके पिता जर्मी बेंथम की आकांक्षा थी कि उसका पुत्र भी एक नामी वकील बने। क्योंकि बेंथम अलौकिक प्रतिभा का धनी बालक था, इसलिए वह 3 वर्ष की आयु में लैटिन भाषा और 4 वर्ष की आयु में फ्रेंच पढ़ने लगा था। उसने 13 वर्ष की आयु में मैट्रिक तथा 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा पास कर ली। इसके बाद उसने लिंकन्स इन में कानून शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। सन 1768 में उसे किताबों की एक दुकान में प्रिस्टले की एक पुस्तक शासन पर निबंध मिली, जिसमें उसे एक पृष्ठ पर हैचसन की पुस्तक से उद्धृत वाक्यांश अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख मिला। इसे पढ़कर वह आनंद विभोर हो उठा, मानो उसे कोई मणि मिल गई हो। बेंथम खुशी से नाच उठा, मानो उसे ईश्वर का संदेश मिल गया है या उसने कोई महान खोज कर ली। इस वाक्यांश में जो अर्थ छिपा था वह बेंथम की संपूर्ण राजनीतिक विचारधारा का आधार एवं आदर्श बना। लिंकन्स इन में बेंथम ने अपना अधिकांश समय विधि शास्त्र के ग्रंथों के अध्ययन में लगाया। इन्हीं दिनों वह किंग्स बेंच के प्रधान न्यायाधीश लॉर्ड मैन्सफील्ड के न्यायाधीश में विधि का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने जाया करता था। इसी दौरान उसे प्रचलित कानूनों की दुर्बलता, अपूर्णता, अनिश्चितता का पता लगा। उसने देखा कि प्रचलित कानून बड़ा क्रूर और पाशविक था। कानून भंग करने वाले दंड पाने से बच जाते थे और निरपराध दंड पाते थे। बेंथम को प्रचलित कानून के खोखलेपन का जितना अधिक ज्ञान हुआ, वह उतनी ही अधिक दृढ़ता से इसके सुधार के लिए संकल्प करने लगे। वकालत करने की अपेक्षा उसने विधियों में संशोधन करने का बीड़ा उठा लिया। जब इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधि शास्त्री ब्लैकस्टोन ने इंग्लिश कानून
की टीकाएं प्रकाशित की तो ब्लैक स्टोन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को धज्जियां उठाते हुए सन 1776 में बेंथम ने शासन पर कुछ विचार फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट ग्रंथ प्रकाशित किया, जिस पर लेखक का नाम मुद्रित नहीं था। बेनाम प्रकाशित बेंथम की इस रचना ने विधि शास्त्र के प्रकांड विद्वान ब्लैक स्टोन की आलोचना करके न्यायिक क्षेत्र में हलचल मचा दी। ये कल्पना की जाने लगी कि शायद यह आलोचनात्मक कृति डनिंग, मैन्सफील्ड और लॉर्ड कैप्डन में से किसी की हो सकती है, जो उस समय विधि शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। मैक्सिक शब्दों में इंग्लैंड की राजनीति का शक्तिशाली व्यक्ति लॉर्ड सेलबर्न बेंथम की फ्रैगमेंट्स और गवर्नमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बेंथम का संस्करण स्वीकार कर लिया और उसे बार बार अपने यहाँ मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। समाज के अभिजात्य वर्ग से उसका परिचय करवाया। इस पुस्तक का प्रकाशन बिना लेखक के नाम के हुआ था, परंतु इस पुस्तक की ख्याति के कारण बेंथम का पिता अपने आप को रोक नहीं सका और उसने घूम घूम कर गौरव के साथ इस सत्य का प्रचार किया कि यह पुस्तक उसके पुत्र द्वारा लिखी गई थी। बेंथम के पिता को अपने पुत्र के अगाध कानूनी ज्ञान पर गर्व हुआ और उन्होंने यह समझ लिया कि पुत्र को वकालत के पेशे से बांधना व्यर्थ है। उन्होंने उसके लिए एक 100 पाउंड की वार्षिक आय की व्यवस्था कर दी ताकि वह आजीविका की चिंता से मुक्त होकर चिंतन, सुधार और लेखन में कार्यों में अपने को लगा सके। बेंथम प्रतिदिन नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था और ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसकी निर्बाध गति थी। उसके लेखों की पांडुलिपियां जो 148 संदूकों में बंद है, यानी 148 संदूकों में बंद है, लंदन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रूप से रखी हुई है। उसके लेखन का क्षेत्र बड़ा व्यापक था, किंतु लेखन के प्रति वह बड़ा लापरवाह भी था। उसने नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों पर ग्रंथ की रचना की। सन 1789 में उसकी प्रसिद्ध कृति नैतिकता और विधान निर्माण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशंस का प्रकाशन हुआ। इसमें प्रकट विचारों के कारण वह अलौकिक बुद्धि संपन्न विधान निर्माता समझा जाने लगा। उसकी कृतियां और सेवाओं से प्रभावित होकर सन 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा द्वारा उसे फ्रेंच नागरिक की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया, किंतु इंग्लैंड ने उसके विचारों को कोई महत्व प्रदान नहीं किया। फलतः प्रतिक्रिया स्वरूप वह उग्र सुधारवादी बन गया। राजनीति में सक्रिय भाग लेते हुए वह अपने सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न करने लगा। 6 जून 1932 को 84 वर्ष की आयु में लंदन में उसका निधन हो गया। डायल के शब्दों में अपनी मृत्यु के पश्चात यानी उसके शिष्य समूह के द्वारा वह एक पितामह और आध्यात्मिक नेता के रूप में सम्मानित किया गया। उसकी प्रतिष्ठा एक देवता की भांति की गई, जिसका सेंट पॉल शिष्य था जेम्स मिल। बेंथम की कृतियों के बारे में यानी रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि बेंथम अपने समय का महानतम लेखक था। उसमें नियमित रूप से लिखने की असाधारण प्रतिभा थी। उसके द्वारा लिखे गए पृष्ठों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। उसने कानून, तर्कशास्त्र, दंडशास्त्र, नीतिशास्त्र विविध विषयों पर लिखा, किंतु एक भी ग्रंथ पूरा नहीं किया। वह एक विषय पर लिखना शुरू कर देता था, किंतु उसे उठने वाली जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहली पुस्तक अधूरी छोड़कर दूसरी पुस्तक लिखना शुरू कर देता था। अतः बेंथम की अधिकांश कृतियां स्फुट विचार मात्र थे, जिन्हें बोरिंग नामक निष्ठावान शिष्य ने 11 खंडों में प्रकाशित किया। बेंथम की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे अपने संसदीय जीवन में उन्होंने 3 बातों पर बल दिया था: मजदूर वर्ग का हित, महिला अधिकारों और आयरलैंड भूमि सुधार। फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट 1776, इन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789, एमिनसिपेट और योर कॉलोनीज 1783, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेटिव 1802, ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स 1811 और कैसिज्म ऑफ पार्लियामेंट रिफॉर्म्स 1809। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफेंस ऑफ यूजरी, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस,
इसके अलावा जैसे ये जितनी बुक्स हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड है, क्रिस क्रिस्टोमेटिक है, रेडिज्म डायग्नोसिस है, ए थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल एंड राउंड्स है ना, 1811 का, ये सब भी रिवार्ड्स है। यानी उपयुक्तवादी चिंतन की सामान्य रूपरेखा उसकी प्रारंभिक रचना फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट में मिलती है। इसमें ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज की आलोचना की गई है। इस आलोचना के माध्यम से संपूर्ण विधिक व्यवसाय तथा इंग्लैंड के शासन के संबंध में विग विचारधारा की आलोचना की गई। फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट ग्रंथ मुख्य रूप से आलोचनात्मक था, लेकिन ब्रैनथम ने एक अन्य प्रमुख ग्रंथ इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशंस में पुनर्निर्माण की कोशिश की है। इस ग्रंथ में हेल्वेटियस द्वारा प्रतिपादित शैली पर मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र को संयुक्त किया गया। बेंथम का कहना था कि सुख और दुख न केवल आलोचनात्मक न्यायशास्त्र के लिए आवश्यक मूल्य का मानक प्रदान करते हैं, बल्कि वे मानव आचरण के उन कारणों को भी निर्धारित करते हैं जिनके द्वारा कुशल विधायक मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण रख सकता है और उसे दिशा दे सकता है। इस अध्याय में इतना ही, आगे अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।